बधाई हो बेटी हुआ है। एक बेटी की सच्ची कहानी। लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए। आशीष जी ने अपनी भाभी रमीला जी को मिठाई देते हुए कहा। रमीला जी मिठाई मुंह में रखकर बोली, देवर जी किस चीज़ की मिठाई बांटी जा रही है? लगता है अब की बार तो बेटा हुआ है देवरानी जी को। नहीं भाभी, बेटा नहीं, दूसरी भी लक्ष्मी ही आई है और उसके आने की खुशी में ही मिठाई बांट रहा हूँ। आशीष जी ने खुश होकर अपनी भाभी से कहा। बेटी का नाम सुनकर रमीला जी का मानो मुंह कड़वा हो गया हो, मानो उन्होंने मिठाई न खाकर कुछ कड़वी बुरी चीज खा ली हो। वह एकदम मुंह बनाकर बोली, बेटी के होने की कौन मिठाई बांटता है, वह भी दूसरी भी बेटी होने की। मिठाई तो बेटों के होने की खुशी में बांटी जाती है। बेटियां तो शादी होकर ससुराल चली जाती हैं, बेटे ही तो वारिस होते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब देखो हमारे दो बेटे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा। रमीला जी को अपने दोनों बेटे होने पर बहुत घमंड था। उसी घमंड के आगे वह अपने देवर जी को नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन आशीष जी ने बुरा नहीं माना और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मेरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो यही दो बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। और यह कहकर अपने घर आ गए। उधर आशीष जी की पत्नी मनीषा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब वह दोनों अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालने लगे। उन्हें इतने प्यार से बेटियों की परवरिश करते देखकर रमीला जी मुंह बनाती है और कहती थी, देखो कितने लाड़ लड़ाए हैं जा रहे हैं। जितने भी लाड़ लड़ा लो, बेटे ही नाम रोशन करते हैं और बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटियां का क्या है, कितने ही नखरे उठाओ, लेकिन यह शादी होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। मनीषा, तुम एक बार फिर से देख लो, क्या पता आपकी बार बेटा हो जाए। तब मनीषा उनकी बात सुनकर कहती है, भाभी बेटा होना होता तो अब तक हो जाता, और वैसे भी मुझे तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत हैं। हम उनकी परवरिश करके ही अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। हम बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते। मनीषा का जवाब सुनकर रमीला जी मुंह बनाती और कहती हैं, देखूंगी जब यह बेटियां तुम्हें छोड़ के ससुराल चली जाएंगी, तब देखूंगी तुम दोनों को। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मुझे अपने बहू बेटों पे आराम करते देख तुम बहुत पछताओगे। वह उनसे कहकर अपने घर को आ जाती है। इसी घमंड के चलते वह अपने बेटों को खुली छूट दे रही थी। न उन्हें ढंग से पढ़ने के लिए कहती और न ही जो जायज़ नाजायज़ फरमाइश करते वह भी पूरी कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ आशीष और मनीषा ने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपना जितना भी जुड़ा हुआ धन था वह सब कुछ अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। यह देखकर रमीला जी और भी मुंह बना लेती और कहती, एक तो बेटियां, ऊपर से जो जोड़ा जंगोड़ा है, वह भी सब कुछ बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। अरे बेटियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, यह तो ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी। पीछे तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह जाओगे। इन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो। इन्हें बेटियों के पीछे बर्बाद कर रहे हो, या कौन सा कमाकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। उनकी बातों पर ध्यान न देकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों की परवरिश करने और उन्हें अच्छे संस्कार देने और पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। तब अपनी बातों का असर न होते देखकर रमीला जी चीट कर रह जाती और अपने बेटों की बड़ाई करने लगती, जो कि एकदम सरासर झूठ थी। वही रमीला जी ने बेटे जब नाजायज़ फरमाइशें से पूरी होने की वजह से बिगड़ते जा रहे थे, उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। दोनों बेटों में जुए, शराब, सट्टेबाजी की ऐसी बुरी लत लग गई थी कि उसने पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था। आए दिन उसकी स्कूल में से शिकायतें आने लगी कि वह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। रमीला जी के पति रजत जी उन्हें समझाते तो रमीला जी बीच में आ जाती, कहती, अजी क्या हो गया, बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो इतनी छोटी मोटी हरकत कर देते हैं। आप क्यों हर वक्त मेरे बच्चों को डांटते रहते हैं। देखना एक दिन यही हमारा नाम रोशन करेंगे। तब रजत जी की चिढ़ कर बोलते, यह नाम रोशन करेंगे, नाम तो रोशन अभी से कर रहे हैं। हर किसी से बदतमीजी से बहुत बात करते हैं, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते। अभी से ही न जाने कौन कौन से ऐब इन्होंने शुरू कर दिए हैं, और यह हमारा नाम रोशन करेंगे।
नाम तो यह रोशन करेंगे, लेकिन अच्छे कामों से नहीं, बुरे कामों से करेंगे। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, अगर इसकी यही हाल रहा तो देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। लेकिन रमीला जी उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देती और बच्चों का पक्ष लेती रहती। नतीजा यह हुआ, दोनों बेटे बहुत हाथ से निकल गए। छोटा बेटा अपने ही कॉलेज की एक लड़की को लेकर भाग गया, जो दूसरी बिरादरी की थी। अब उन्होंने प्रमीला जी का जीना हराम कर रखा था कि उन्हें उनकी बेटी चाहिए, वह भी किसी भी कीमत पर। रमीला जी का सारा तेजपन रफू चक्कर हो गया और रमीला जी सर झुकाए खड़ी रहती। अब उनसे कोई जवाब न बनता। उधर रजत और उनका बड़ा बेटा मयंक दोनों मिलकर छोटे बेटे रजीत को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उनका कहीं से कोई पता न था। अपना काम छोड़कर वह उसे ढूंढने में लगे हुए थे। पैसा लग रहा था सो अलग, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हो रहा था। थक हार कर बैठ गए और लड़की वालों से कहा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब आप कोशिश करके देख लीजिए। हमें तो वह नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बहुत सारे रिश्वत देकर मामला रफा दफा कराया। जो भी उनकी जोड़ जमा थी सब वहाँ खत्म हो गई। अब रमीला जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब बड़े बेटे का रिश्ता होना भी भारी हो गया था। एक तो उसके अंदर शराब का ऐब था, ऊपर से घर में यह ऐब भी लग गया था कि उनका बेटा किसी की बेटी को लेकर भाग गया है। लेकिन अब रमीला जी क्या कर सकती थी? जब बड़े बेटे मयंक का कहीं से रिश्ता नहीं हुआ, तब उसने अपने ही साथ काम करने वाली किसी दूसरे बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो प्रमीला जी के सारे सपने, सारे अरमानों पर बिल्कुल ही पानी फिर गया। छोटा बेटा तो बिल्कुल ही आंखों से दूर चला गया था। बड़े बेटे ने भी जो उनकी तमन्ना थी अपने बेटों की शादी देखने की, वह भी खत्म कर दी थी। इसी वजह से रमीला जी बहू को अपना नहीं रही थी। एक तो वह दूसरी बिरादरी की थी, ऊपर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, तो वह उसे अपना नहीं पा रही थी। उसे जल्दी कोटी बातें सुना दी थी। आखिर कर मयंक की बीवी तंग आकर मयंक से कहने लगी, मैं तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे माँ तो हर वक्त जली कटी सुनाते रहती है, और ऊपर से कोई मोहल्ले वाले या कोई भी आती वह इसी बात को कहती कि इनका बेटा तो किसी की लड़की को लेकर भाग गया। बस बहुत हुआ, मैं अब इतने बदनाम घर में नहीं रहना चाहती। मुझे अगर तुम्हें रखना है तो अलग लेकर रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पंकज भी क्या करता? एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, ऊपर से वह भी छोड़कर जाने को कह रही थी। पंकज अलग किराए के घर में रहने चला गया। रवीना जी और रजत अकेले रह गए। उनकी दुख बीमारी देखने वाला कोई नहीं था। उधर दूसरी तरफ आशीष और मनीषा की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर एक तो डॉक्टर बन गई और दूसरे इंजीनियर बन गई। दोनों बेटियां ने मिलकर घर को अच्छा और पहले से अच्छा बना दिया। आशीष और मनीषा ने अच्छे घर देखकर दोनों बेटों की शादी वहां कर दी। अब दोनों बेटियां इतनी पढ़ी लिखी और इतना कमाने वाली थी, उन्होंने दहेज लेने से भी मना कर दिया। दोनों बेटियां अपने घर में खुश रह रही थी और बारी बारी आकर माँ बाप की देखभाल भी करती थी, माँ बाप की सेवा भी करती थी। एक दिन मनीषा ने उनकी पुरानी पड़ोसन मिलने आई और उसने रमीला जी के सारे हालचाल बताए और बताया रमीला जी की हालत बहुत ख़राब है, कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं है। बेचारे रजत भाई बुढ़ापे में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी थे तो पेंशन का तो कोई जुगाड़ भी नहीं था, और अब उन्हें इस उम्र में नौकरी देगा भी कौन। उनके हालात बहुत बुरे हो गए हैं। सारा सब कुछ बेटों ने के ऊपर लुटा दिया। अब बस रहने के लिए सिर्फ एक घर ही बचा है, जिसे उन्होंने आधा किराए पर दे दिया है। उसी से अपना घर चला रहे हैं। जब मनीषा और आशीष ने अपनी भैया भाभी की यह हालत सुनी तो उन दोनों से रहा नहीं गया और वह दोनों उनसे मिलने चले गए। उन दोनों की हालत देखकर उनको बहुत दुख हुआ। तब मनीषा और आशीष को देखकर प्रमीला जी की आंखें झुक गई, क्योंकि मनीषा ने बड़ी ही अच्छी और कीमती साड़ी पहनी हुई थी
और वह अपने गाड़ी से ही उनके घर आए थे। आज जिन बेटों के घमंड में वह रमीला जी आशीष और मनीषा को बेटियों होने का ताना देती थी और उन्हें चिढ़ाती थी, उन्हें जली कटी सुनाती थी, आज उन्हीं बेटियों ने उन्हें किस बुलंदी पर पहुंचा दिया था। रमीला जी अपने जिन बेटों पर नाच करती थी, घमंड करती थी, उन्होंने उन्हें ऐसे बेइज्जती के दलदल में पहुंचा दिया था। उन्हें अपनी बातें याद आ रही थी। उनकी नज़र मनीषा से नहीं मिल रही थी। रमीला जी ने उन्हें कितने ताने दिए, लेकिन फिर भी मनीषा ने उन्हें हालचाल पूछे। अपने साथ वह जो खाना लेकर आई थी वह उन्हें खिलाकर उनसे पूछा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह बेझिझक बता सकती हैं। तब रमीला जी बोली, मनीषा मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और मैं जिन बेटों के ऊपर घमंड करती थी आज वही बेटों ने देखो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जो अपनी बेटों पर घमंड करती थी कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, सहारा तो छोड़ो, उन्होंने तो हमें कहीं का ही नहीं छोड़ा। और जिन बेटियों को हम कहा करते थे कि वह तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएंगी, वह वही बेटियां देखो तुम्हारा सहारा बने खड़ी हैं। तुमने सही कहा था कि बेटियों की सहारा तो हो सकती है। आज यह बात मेरी समझ में आ गई। कैसे बात कर रही हैं आप भाभी, आप हमारी बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। बड़े तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। और पिछली बातों तो जो हुई उन सबको भूल जाइए। अब से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बिना झिझके बताइए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।